पिक मी अप मोबाइल इन्फिनिट गाचा, एक ऐसा मोबाइल गेम जिसके पूरी दुनिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का कारण है इसके इन गेम कैरेक्टर्स यानी कि हीरोज का एकदम रियलिस्टिक बिहेवियर। इस गेम को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसके लिए उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है। हमारा MC हान भी इस गेम का काफी प्रो प्लेयर है, लेकिन एक दिन अचानक से वो खुद को गेम के अंदर फंसा हुआ पाता है। वहां पर उसे इस गेम के कुछ ऐसे राज पता चले जिन पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था। अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए एक और एडवेंचर से भरे सफर के लिए। तो स्टोरी की शुरुआत में एक बंदा किसी को बता रहा होता है कि मेरा नाम काल है और मैं एक मर्सनरी हूं। क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? दूसरे बंदे ने कुछ याद करते हुए बताया कि मेरा नाम लाइल है और मैं एक कारपेंटर हूं और इस जगह के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। फिर एक मोटा बंदा खुद को ग्रिट नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एक स्ट्रीट वेंडर है। उसे भी इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद एक लड़की बताती है कि मेरा नाम जेना है और मैं जंगलों में रहती हूँ। फिर सबसे आखिर में बारी आती है हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर की। वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम हान इसरेट है और मैं एक फार्मर हूँ। मुझे भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ टोटल 11 लोग होते हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी जगह है और वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे। वो सब लोग आपस में बातें करने लगे। एक बंदे ने परेशान होते हुए पूछा कि क्या हमें किसी मैजिशियन ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ लाया है? ये सुन सामने से काल ने उसे बकवास बंद करने को बोला। तभी अचानक कहीं से एक फेरी जैसी दिखने वाली लड़की आकर उनसे बोलने लगी कि सब लोग तैयार हो जाओ, मास्टर जल्द ही स्पेस एंड टाइम का दरवाजा ओपन करने वाले हैं। वहां खड़े लोग उस छोटी सी उड़ती हुई फेरी को देखकर हैरान रह गए। एक बंदे ने उससे पूछा कि लेकिन तुम हो कौन? सामने से उस फेरी ने बताया कि मेरा नाम आइसेल है और मैं इस जगह को मैनेज करती हूँ। अगर तुम हर्ट होना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे ऑर्डर मान लेना। तभी वहां पर काल आ गया और फेरी से पूछने लगा कि क्या हमें यहां लाने वाली तुम ही हो? सामने से आइसेल ने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुन काल अपनी तलवार निकालते हुए बोलने लगा कि लगता है तुम इतनी आसानी से कुछ भी नहीं उगलोगी। ये देख, आइसेल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ये बेवकूफी भरी हरकतें करना बंद करो। उसकी बातें सुन काल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपनी तलवार पकड़कर रेडी होते हुए कहा कि मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। तभी आइसेल ईवल तरीके से स्मर्क करने लगी। अगले ही पल काल के गले से खून निकलने लगा। उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पे जा गिरा। एक नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि काल ने स्ट्रेस के चलते खुदकुशी कर ली है। सारे लोग काल की ऐसी हालत देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी आइसेल ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। वहां खड़े लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने आइसेल से पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो? आइसेल ने बताया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मेरी बात मानो और पूरी मेहनत से फाइट करो। तभी एक नोटिफिकेशन ने इन्फॉर्म किया कि पार्टी बनाने के लिए हीरो को ड्रैग एंड ड्रॉप करे। ये देख आइसेल बोलने लगी कि लगता है मास्टर ने शुरुआत कर दी है। उसने मुस्कुराते हुए सबसे रेडी होने के लिए कहा। फिर उसने एक बड़े से गेट के सामने जाकर कहा कि स्पेस एंड टाइम के दरवाजे को ओपन कर दिया जाए। उसके इतना बोलते ही वो दरवाजा तुरंत ओपन होने लगा। उसमें से काफी तेज रोशनी आ रही थी। तभी आइसेल ने वहां खड़े 5 लोगों का नाम लिया और उस गेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम पहले वाले बंदे की तरह मरना नहीं चाहते तो चुपचाप इसके अंदर चले जाओ। तभी हान ने उसे वेट करने को बोला। ये देख आइसेल बोलने लगी कि अब फिर से तुम्हें क्या काम है? हान ने आइसेल से कहा कि तुम भी टावर को क्लाइंब करना चाहती हो, राइट? इसलिए मास्टर से कहकर हमें कुछ वेपन्स दिलवाओ। हम लोग 1 स्टार हीरोज हैं और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। क्या तुम हमें सुइसाइड स्क्वाड बनाना चाहती हो? उसके पास ही खड़ी जेना फिर से और टावर जैसे शब्द सुनकर कंफ्यूज हो गई। वहीं हान आइसेल से बोल रहा था कि हमने अभी अभी हमारा प्रेशियस 2 स्टार हीरो काल खो दिया है, इसलिए तुम्हें हमारे लिए इतना तो करना ही चाहिए। आइसेल को भी उसकी बात सही लगी। उसने नोटिफिकेशन के थ्रू मास्टर को बताया कि हीरोज के पास कोई भी हथियार नहीं है। क्या आप इक्विपमेंट को समन करना चाहेंगे? थोड़ी ही देर में 50,000 गोल्ड कॉइन्स के बदले में 10 क्रेट्स ओपन होने लगी। उसमें से कुछ E और D रैंक के हथियार समन हुए। वहीं हान की बातें सुन लाइल पूछने लगा कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? हान ने जवाब देते हुए बताया कि मैं भी यहाँ फेयरली नया ही हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज पक्के तौर पे बता सकता हूं कि अगर तुम स्लो हुए तो तुम मारे जाओगे। अभी के लिए तुम्हें उस कमरे से वेपन्स ले लेने चाहिए क्योंकि वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ये सुन वो लोग पूछने लगे कि क्या स्टार्ट होने वाला है। हान ने उन्हें बताया कि बैटल। बैटल की बात सुनकर वो लोग पैनिक हो गए। फिर उन्होंने उस कमरे में जाकर अपने लिए वेपन्स उठा लिए। वो लोग अभी भी बैटल की बात से डरे हुए थे। तभी लाइल ये देखकर चौंक गया कि काल की बॉडी गायब हो चुकी थी।
आइसेल ने उसे बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से गेट में एंटर होने के लिए बोला। लाइल ने जब उस दरवाजे को छुआ तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। ये देख वो डरते हुए आगे बढ़ने से झिझकने लगा। आइसेल ने भी फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे जल्दी अंदर जाने को बोला। वहीं जेना हान को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि इन सब की बहस के बीच ये बंदा अपनी शील्ड चेक कर रहा है। फिर वो हान से बोलने लगी कि तुम आगे क्या होने वाला है ये जानते हो, राइट? हमें ये हथियार क्यों चाहिए? आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? और वो फेरी कौन है? हान ने उसे बताया कि तुम बैटलफील्ड में एंटर होके एनिमीज को मारने के बाद सब कुछ खुद ही समझ जाओगी। तभी उस नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि लाइल मर चुका है। हान ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वहीं जेना को समझ नहीं आया कि हान सरप्राइज्ड क्यों हुआ। फिर एक के बाद एक गेट के अंदर गए सारे लोगों के मरने के नोटिफिकेशंस आने लगे। हान ने यह देख कहा कि लगता है पूरी पार्टी ही वाइप आउट हो चुकी है। जेना को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। दरअसल उन नोटिफिकेशंस को सिर्फ हान ही देख सकता था। वहीं आइसेल उन लोगों को निकम्मे बोलकर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो पहले ही फ्लोर पे मारे गए। इसके बाद नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि अब नई पार्टी क्रिएट हो रही है। इस पार्टी में हान और जेना भी शामिल थे। इरिटेट हो चुकी आइसेल ने तुरंत ही उन्हें आगे आने के लिए कहा। तभी एक बूढ़ा आदमी बहाना बनाते हुए आइसेल से बोलने लगा कि मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता। ये सुन जेना ने कहा कि लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम एकदम ठीक थे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी बहाना बनाए जा रहा था। तभी जेना की नजर आगे बढ़ रहे हान पर गई। उसने उस बूढ़े आदमी को खींच के अपने साथ ले जाते हुए कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। बाकी के दो बंदे भी डरते हुए हान के पीछे जाने लगे। वो सब एक साथ उस रोशनी में एंटर हो गए। वो हैरान होते हुए उस जगह को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये टेम्पल जैसी जगह कौन सी है। उन्हें वहां पर कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दिए। तभी नोटिफिकेशन ने बताया कि वो लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पर हैं। गेट जल्द ही ओपन होने वाला है। हान ने तैयार होते हुए ऊंची आवाज में सबको बताया कि ये जल्द ही शुरू होने वाला है। तभी उस गेट में से एक तेज रोशनी निकली और वो सब लोग उसमें समा गए। अगले ही पल वो लोग किसी खुले मैदान में टेलीपोर्ट हो गए। पीछे खड़ा बंदा पूछने लगा कि आखिर हम लोग हैं कहाँ? हान ने अपनी तलवार रेडी करते हुए बताया कि यही बैटलफील्ड है। तभी उन्हें अपने सामने हथियार लेकर खड़े हुए कुछ गॉब्लिन्स दिखाई दिए। हान ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बताया कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो इस पे अच्छे से फोकस करना। लेकिन वो तीनों बंदे तो पहले ही अपने हथियार छोड़ वहां से भाग चुके थे। ये देख जेना भी चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाने लगी। नोटिफिकेशन बता रहे थे कि सब लोगों को डर लगने की वजह से उनकी स्किल्स 30% कम हो चुकी है। तभी वो तीनों बंदे एक इनविजिबल दीवार से टकरा गए। जेना भी ये देखकर हैरान रह गई। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। वो उस दीवार पे हाथ पटकते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हान ने उन्हें देखकर कहा कि ये बेवकूफी भरा है। तभी जेना ने उसे आवाज लगाई। उसने हान से पूछा कि क्या हम गॉब्लिन्स को हराने के बाद यहां से वापस जा सकते हैं? उसकी डिटर्मिनेशन देख हान ने पूछा कि क्या तुम्हें तीर चलाना आता भी है? जेना ने उसे बताया कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे फादर एक हंटर हुआ करते थे। ये जानकर हान ने उससे कहा कि तुम उन पर तीर चलाओ और मैं आगे जाकर लड़ाई करूंगा। लेकिन जेना अभी भी उन तीन बंदों को लेकर परेशान थी। हान ने कहा कि वो लोग यूजलेस हैं, इसलिए उन पर ध्यान मत दो। तभी उनके सामने से एक गॉब्लिन जोर से आवाजें करने लगा। वो गॉब्लिन्स हमला करने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। हान उनसे लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड था। उसने मन ही मन कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी तलवार या शील्ड का यूज नहीं किया, लेकिन मेरा नाम है हान इसरेट, असली नाम सियोजीन हान, और मैं फंस चुका हूं एक बेकार सी आरएनजी गेम में। इस मोबाइल गेम का नाम है पिक मी अप। इस गेम का मेन गोल होता है 100 फ्लोर वाले टावर को रेड करना। इसमें हीरोज को सपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स इकट्ठा करने होते हैं और बेस कैंप बनाना पड़ता है। साथ ही टावर को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी पिछले दिन तक मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अपने मोबाइल पे पिक मी अप खेल रहा हान इस बात से खुश था कि इस गेम में बहुत दिनों बाद कोई अच्छा इवेंट आया है। इसमें हीरोज का रैंक 1 से लेकर 7 स्टार तक होता है। लेकिन हान इतना अनलकी था कि उसे कभी 5 स्टार से ऊपर का हीरो मिला ही नहीं। वो उस गेम के इवेंट को देखकर बोल रहा था कि इसे क्लियर करने पर 7 स्टार हीरो मिलने के थोड़े बहुत चांसेस है, इसलिए मैं इसे जरूर ज्वाइन करूंगा। ये गेम बाकी के गेम से थोड़ा अलग है। भले ही आप किसी कैरेक्टर पे कितनी भी मेहनत करें और उसे कितना भी संभाले, लेकिन एक बार वो गेम में मर गए तो उन्हें दोबारा पाया नहीं जा सकता। इसलिए इस इवेंट को क्लियर करने के लिए फालतू की पार्टी का यूज करना ही बेहतर होगा। इतना सोच हान ने अपनी डिस्पोजेबल पार्टी को इवेंट में भेज दिया। लेकिन तभी उसे अपनी स्क्रीन पे वार्निंग दिखाई देने लगी। नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि उसके सारे 5 स्टार हीरो अभी डर चुके हैं और उनकी स्किल्स 30% डिक्रीज हो गई हैं। वो हीरो वहां से रिट्रीट करने का सजेशन देने लगे। हान को समझ नहीं आया कि उसके कैरेक्टर किस चीज से इतना ज्यादा डर रहे हैं।
उसने डिसाइड किया कि एक बार फाइनल बॉस को देखकर उसकी पैटर्न समझना ही अच्छा होगा। तभी उसे अपनी स्क्रीन पर एक काली परछाई में लिपटा बॉस दिखाई दिया। उस बॉस का कोई अजीब सा नाम था और उसका लेवल 999 पे था। ये देख हान ने सोचा कि ये जरूर कोई बग है। नोटिफिकेशन ने भी अनाउंस किया कि उसके सारे हीरोज मारे जा चुके हैं और वो गेम हार चुका है। ये सब इतना जल्दी हो चुका था कि हान को बॉस की लड़ाई की कोई पैटर्न्स देखने का मौका ही नहीं मिला। तभी अचानक वो बॉस हान को देख हंसते हुए बोलने लगा कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हान भी इससे चौंकते हुए सोचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है, प्लीज अपना इन गेम नेम चूज करें। हान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नोटिफिकेशन ने अपने आप कोई नाम चूज कर लिया। हान भी कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि मैंने तो कोई नाम टाइप भी नहीं किया था, ये सब अपने आप कैसे हो रहा है। फिर नोटिफिकेशन ने उसे पिक मी अप की दुनिया में वेलकम किया और पूछा कि क्या आप ट्यूटोरियल खेलना चाहेंगे। अब हान भी अपनी आंखें खोल पा रहा था। वो खुद को एक जलते हुए विलेज के बीच में खड़ा हुआ पाता है। नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जा रहा था कि ये जगह हेम प्रीफेक्चर का एक छोटा सा विलेज है जिसमें हान इसरेट नाम का लड़का रहता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान और बाकी की स्पीसीज साथ में रहती है, लेकिन किसी अननोन एनिमी ने इस पीसफुल धरती पर हमला कर दिया है। एक मास्टर के तौर पे आप टावर क्लाइंब करके इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। इस सफर में आपके साथ कई और हीरोज भी जुड़ेंगे। तभी हान को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। नोटिफिकेशन ने इन्फॉर्म किया कि ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहला मिशन है इस विलेज पे हमला करने वाले गॉब्लिन्स को टेक डाउन करना। तभी हान को अपने सामने एक गॉब्लिन खड़ा हुआ दिखाई दिया। हान ये देखकर पूरी तरह से डर चुका था। तभी वो गॉब्लिन हान को मारने के लिए झपट पड़ा। हान ने जैसे तैसे करके अपनी सोर्ड से उसका हमला ब्लॉक कर दिया। अब उसने खुद की इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने अपना पूरा जोर लगाया और सोर्ड से स्लैश करके उस गॉब्लिन का हथियार दूर उड़ा दिया। फिर उसने बिना कोई वक्त गवाए उस गॉब्लिन पे काउंटर अटैक करके उसे वहीं खत्म कर दिया। नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि 1 स्टार हीरो हान ने इस स्टेज को क्लियर कर लिया है। इसके रिवॉर्ड्स मेल बॉक्स में भेज दिए गए हैं। वहीं हान किसी और जिंदा ऑर्गेनिज्म को मारने की फीलिंग से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। वो मन ही मन पूछने लगा कि क्या मैं गेम के अंदर आ चुका हूं। तभी अपने सामने का नजारा देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। उसने उस जगह को देखकर कहा कि मैंने ये जगह पहले भी देखी हुई है। ये तो पिक मी अप गेम का बेस कैंप है। तभी नोटिफिकेशन ने मास्टर से पूछा कि क्या आप अगले स्टेज से पहले और हीरोज को समन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको 500 जेम्स फ्री में दिए जा रहे हैं। हान ये सब देखकर हैरान होते हुए पूछने लगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तभी उसके सामने के गेट से तेज रोशनी निकलने लगी। वहां पर एक आर्मर पहनी हुई लड़की प्रकट होने लगी। हान ने यह देख सोचा कि क्या ये एक समन है। क्या इसका मतलब कि मैं भी एक समन हूं। तभी वो लड़की हान से पूछने लगी कि क्या मुझे यहां समन करने वाले तुम हो। इस लड़की का नाम शाय होता है और ये एक 4 स्टार हीरो है। हान ने भी खुद को उस लड़की से इंट्रोड्यूस किया। फिर नोटिफिकेशन ने इन्फॉर्म किया कि हान और शाय ने एक पार्टी फॉर्म कर ली है। इसके बाद मास्टर जिसका नाम वुतेवा होता है उसने उन्हें फिर से डंजन में भेजा। शाय भी हान को देखकर समझ चुकी थी कि ये यहां पर नया है। शाय एक 4 स्टार हीरो थी और वो 5 गोबलिन को एक साथ ही मार दे रही थी। वो बड़ी ही आसानी से स्टेज क्लियर करके MVP बन गई। उसके और हान की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन असली दिक्कत तो अब शुरू होने वाली थी। नोटिफिकेशन ने मास्टर को इन्फॉर्म किया कि इस स्टेज को क्लियर करने के बाद अब सिर्फ आखिरी ट्यूटोरियल ही बचा है। आप हीरोज को मर्ज करके उनकी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है। ये देखकर हान काफी परेशान हो गया। तभी पास ही खड़ी आइसेल उससे जल्दी सिंथेसिस हॉल में एंटर होने के लिए बोलने लगी। हान ने कुछ सोचकर उसे आइसेल नाम से बुलाया। ये सुन आइसेल चौंकते हुए पूछने लगी कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हान ने मन ही मन कहा कि मैंने पहले ही ये गेम खेल रखा है इसलिए। फिर उसने आइसेल के पूछने पर अपना नाम हान सियोजीन बताया। ये सुन आइसेल बोलने लगी कि लेकिन इसमें तो हान इसरेट लिखा हुआ है। तुम्हारा चेहरा भी इस हान इसरेट से अलग दिख रहा है। सामने से हान ने इरिटेट होकर कहा कि मैं हान सियोजीन हूं और मेरा जन्म सियोल में हुआ था। मुझे जल्दी से अपनी दुनिया में वापस भेजो। ये सुन आइसेल पूछने लगी कि क्या तुम वाकई में अर्थ से हो। हान ने पूछा कि तो क्या तुम्हें मैं मंगल ग्रह से दिखता हूं। आइसेल हान के अर्थ से होने की बात जानकर पैनिक करने लगी। फिर उसने इरिटेट होकर हान से सिंथेसिस हॉल में जाने के लिए बोला। हान ने गुस्से से कहा कि अगर मैं उसमें गया तो मेरा मरना तय है, लेकिन आइसेल ने बिना उसकी बात माने उसे सिंथेसिस हॉल में पटक दिया। शाय भी वहीं खड़ी हुई थी। तभी मास्टर ने सिंथेसिस शुरू कर दिया। हान की बॉडी से कुछ अजीब सी एनर्जी निकलने लगी। वो परेशान होते हुए सोच रहा था कि सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 हीरोज को कंबाइन करके स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस के दौरान उनमें से किसी एक हीरो की स्किल्स बढ़ाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं एक 1 स्टार का हीरो हूं,
वहीं शाह एक 4 स्टार की हीरो है। कोई भी नॉर्मल प्लेयर बिना वक्त गवाए सीधा मुझे ही सैक्रिफाइस करना सही समझेगा। अब मेरा यहां मरना तय है। आखिर कोई 4 स्टार के हीरो को सिंथेसिस करके 1 स्टार में क्यों ही बदलेगा? तभी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। हान खुद को अभी भी जिंदा पाकर हैरान रह गया। वहीं शायद धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी थी। हान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई 1 स्टार के बदले 4 स्टार के हीरो को सैक्रिफाइस क्यों ही करेगा। शाय ने कहा कि अब आगे का सफर मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ रही हूं। इतना बोलते बोलते वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गई। हान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। तभी सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां ग्रिट नाम का वो बंदा गॉब्लिन्स के द्वारा मार दिया गया था। वहीं जेना उन बाकी के 2 बंदों को भागने से मना कर रही थी। ये देख हान ने उसे कहा कि तुम अपना ध्यान मत भटकाओ, वरना तुम भी मारी जाओगी। फिर हान एक गोब्लिन का हमला ब्लॉक करते हुए उससे लड़ने लगा। वो मन ही मन बोल रहा था कि सिंथेसिस की प्रोसेस में हीरोज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इस प्रोसेस में या तो मास्टर से कोई गलती हो गई होगी, या तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे खेल रहा है। फिर उसने जना से पूछा कि बाकी बचे 2 गोब्लिन का क्या हुआ। जना ने उसे बताया कि मैंने उनमें से एक को तो ऑलरेडी मार दिया है। तभी दूसरे बचे हुए गॉब्लिन ने हान पर पीछे से हमला कर दिया। हान ने भी गुस्से भरी आंखों से अपनी शील्ड पूरा जोर लगाकर उस गॉब्लिन के सिर में दे मारी। इससे वो गॉब्लिन वहीं खत्म हो गया। फिर हान बोलने लगा कि मैं हान सियोजीन इस गेम में हान इसरेट नाम से समन हो चुका हूं। इस दुनिया में एंटर होने से पहले एक 999 लेवल का मॉन्स्टर मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे यहां लाने वाला भी पक्का वही कमीना मॉन्स्टर होगा, लेकिन उसने इस बार एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है। उन गॉब्लिन्स को मारने के बाद हान घायल होकर वहीं जमीन पे बैठ गया। ये देखकर जना भी काफी परेशान हो गई। हान ने उसे बताया कि वापस जाने पर मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। फिर वो मन ही मन बोलने लगा कि इस गेम में बैटल के दौरान प्लेयर यानी कि मास्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर बैटल्स हीरोज के द्वारा ऑटोमेटिकली ही लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी इस गेम के वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लोग एक गॉड की तरह इस दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतना सोच हान ने आसमान में देखते हुए कहा कि तुम्हें भी ये सब देखने में काफी मजा आ रहा होगा। मुझे भी पिक मी अप खेलने में बड़ा मजा आता था। आइटम्स क्राफ्ट करना, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी बनाना, हीरोज को ट्रेन करना एंड और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स। भले ही लोग इसे बेकार गेम बोले, लेकिन तुम इसे छोड़ना मत। मेरा इन गेम नेम लोकी हुआ करता था और मैं इस गेम में पूरी दुनिया में 5वें रैंक पे हूं। बस देखते जाओ कि मैं कैसे अंत तक सरवाइव करता हूं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हान ने अब अपनी इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में रनिंग करते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि इस गेम में लोग 2 तरीकों से मरते हैं, या तो बैटल करते वक्त या फिर सिंथेसिस के वक्त। मैं एक 1 स्टार हीरो हूं जिन्हें इस गेम में यूजलेस माना जाता है। 1 स्टार हीरोज की स्किल्स काफी खराब होती हैं और उनकी ग्रो करने की स्पीड भी बहुत कम होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी सिंथेसिस की प्रोसेस में एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसीलिए मुझे स्ट्रांग होना ही होगा। सरवाइव करना और रिवेंज लेकर वापस लौटना, ये सब बिना स्ट्रांग हुए करना नामुमकिन है। अगर मैंने इस हालत के मुताबिक अडेप्ट करके एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा मरना तय है। मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से स्ट्रांग होना होगा। फिर वो कॉम्बैट की प्रैक्टिस करते हुए खुद से बोलने लगा कि तुमने बिना पेरेंट्स के और बिना किसी के प्रोटेक्ट किए अब तक सर्वाइव किया है। तुम्हें ये सब याद करके आगे बढ़ना ही होगा। तभी वहां पर जेना आ गई और उसे पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो। हान ने बताया कि मैं मॉन्स्टर्स मारने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। जेना ये सुन कुछ सोचने लगी। फिर उसने पास से तीर कमान उठाते हुए कहा कि मैंने इसके बारे में पूरी रात सोचा कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। हम यहां से निकल नहीं सकते, राइट? चूंकि मेरे फादर एक हंटर थे, इसलिए तीरंदाजी करना मेरी हॉबी हुआ करती थी। इतना बोल जेना ने निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। वो सीधा उस डमी के सिर में जा लगा। ये देख हान ने पूछा कि क्या पिछले दिन की लड़ाई तुम्हारा फर्स्ट बैटल एक्सपीरियंस था? जेना ने उसे हाँ में जवाब दिया। हान ने आगे पूछा कि तुम तीरंदाजी कितने अच्छे से कर लेती हो? जेना ने बताया कि ठीक ठाक। फिर हान जेना को देखने लगा। उसे पता लगा कि पिछले दिन के बैटल से जेना की स्किल्स 4 पॉइंट से बढ़ गई थीं। उसने जेना को देख सोचा कि भले ही इसकी ग्रोथ स्लो हो, लेकिन फिर भी एक 1 स्टार हीरो होने के बावजूद भी उसके पास काफी अच्छी स्किल है। अपना फर्स्ट बैटल होने के बावजूद भी उसने तीर चलाकर एक गॉब्लिन को मारा था। वो दूसरों के मरने पे भी जल्दी मूव ऑन कर लेती है। वो वाकई में एक हीरा है। इतना सोच उसने जेना से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुन जेना ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि अगर मुझे सरवाइव करना हो तो मुझे सही दोस्त चुनने होंगे। हान ने भी उसे एक पल के लिए देखा और फिर हाथ मिला लिया। तभी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि जेना और हान को फ्रेंडशिप बोनस दिया गया है। हान को ये मैसेजेस अनोइंग लग रहे थे। फिर वो ऊंची आवाज में आइसेल को बुलाने लगा। आइसेल भी चिढ़ते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने हान से कहा कि तुम चाहे मुझसे कितनी भी बार पूछ लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। अगर तुम कुछ जानना चाहते ही हो
तो उस टावर को क्लाइम करो। सारे जवाब वहीं पर है। तभी हान ने पूछा कि क्या तुम्हारे सिर पे उस स्टेटस विंडो को सिर्फ मैं ही देख पाता हूं? ये सुन आइसेल सोच में पड़ गई। फिर वो बहाना बनाते हुए बोलने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हान ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे सिर पे 257 लिखा हुआ साफ साफ देख पा रहा हूं। आइसेल ने कहा कि लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी मिक्स हो जाने की वजह से तुम इसे भी देख पा रहे हो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हान ने भी उसका रिएक्शन देख सोचा कि इसका मतलब सिर्फ मैं ही मास्टर के और इस गेम के कंट्रोल मैसेजेस देख पाता हूं। फिर उसने आइसेल से आगे पूछा कि क्या होगा अगर मास्टर ये गेम खेलना ही बंद कर दे? सामने से आइसेल ने कहा कि प्रार्थना करो कि ऐसा कभी भी ना हो। हान सोचने लगा कि मास्टर के द्वारा मेरी जगह शाय को सिंथेसिस करना कोई आम सी गलती नहीं थी। 4 स्टार हीरो मिलने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं, और ऊपर से ये गेम मोबाइल के साथ इंटरलॉक्ड होती है, इसलिए इसे रिस्टार्ट भी नहीं किया जा सकता। पिछली बार जब मास्टर ने गेम से लॉग आउट किया था तो उन्हें वापस आने में 1 हफ्ता लग गया था। इतना सोच उसने आइसेल से पूछा कि क्या यहाँ टाइम का फ्लो अर्थ से डिफरेंट होता है? आइसेल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं देने वाली। हान उसका रिएक्शन देख समझ गया कि यहाँ टाइम अर्थ से डिफरेंट होता है। आइसेल भी ये देखकर चिढ़ गई। वो गुस्से से अपने बाल नोचने लगी। हान ने उसे देख मन ही मन कहा कि ये फेरी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो सिर्फ तभी इंटरफियर कर सकती है जब बात उसके सेल्फ डिफेंस की हो या फिर कोई मास्टर का ऑर्डर डिसोबे कर रहा हो। मुझे ऐसे ही एक के बाद एक रूल्स पता लगाने होंगे। तभी जेना ने हान से पूछा कि तुम दोनों अभी किस बारे में बात कर रहे थे? हान ने उसे बताया कि हमें 100 फ्लोर वाले टावर को क्लियर करना होगा। एक मास्टर नाम का बंदा हमें आइसेल के थ्रू ऑर्डर्स देगा, जिसे मानकर हमें मिशंस कंप्लीट करने होंगे। हम शायद 100वें फ्लोर क्लियर करने के बाद यहां से फ्री हो सकते हैं। जेना ये सुन पूछने लगी कि तो क्या इसका मतलब हमें मॉन्स्टर से लड़ाई करते रहना होगा? हान ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि इसीलिए मैं ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं। जेना ने आगे पूछा कि क्या ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों को ही करनी होगी? हान ने उसे बताया कि मास्टर हमारी तरह और लोगों को भी समन कर सकते हैं, इसलिए यहां कभी कभार नए लोग समन होते रहेंगे। इतना बोल हान सोचने लगा कि मेरी जिंदगी अब मेरी चॉइसेस पे डिपेंड करती है, लेकिन आखिर में तो वो मास्टर की चॉइसेस पे ही डिपेंड करेगी। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे इस दुनिया का एक इंटरेस्टिंग रूल भी पता चला। सप्लाईज और खाना हर रोज रीस्टॉक हो जाता है, और अगर तुम किसी चीज के बारे में सोचो तो वो अपने आप तुम्हारे ड्रॉअर्स या कबर्ट में स्पॉन हो जाती है। हालांकि ये चीज हथियारों पे काम नहीं करती। ट्रेनिंग पे भी काफी सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। सेम रैंक के होकर भी कुछ हीरोज दूसरों से बेहतर होते हैं। उन बेहतर हीरोज में एक चीज कॉमन होती है कि वो लोग ट्रेनिंग में बिल्कुल भी आलस नहीं करते। ट्रेनिंग से स्टैट्स या लेवल तो नहीं बढ़ते, लेकिन इससे हम नई स्किल्स सीख सकते हैं और एबिलिटीज को रिफाइन कर सकते हैं। इस गेम को ऑब्जर्व करने वाला मास्टर जल्द ही हीरोज को 3 कैटेगरीज में बांटना सीख जाएगा। सबसे पहला होता है मेंटालिटी के बेस पर। मास्टर उन प्लेयर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे जो बहुत ही जल्दी पैनिक कर जाते हो। दूसरी कैटेगरी होती है स्किल्स के आधार पे। हाई रैंक के हीरोज अपने पूरे टैलेंट के साथ ही समन होते हैं, वहीं लो रैंक के हीरोज के पास हिडन टैलेंट होता है जिन्हें कि मास्टर को ढूंढना पड़ता है। और तीसरी कैटेगरी है फिजिकलिटी। मैं इसी चीज के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूं। ऐसे ही 3 दिनों तक ट्रेनिंग करते रहने के बाद मास्टर ने आखिरकार लॉग इन कर ही लिया। स्टेटस विंडो से हमें पता चलता है कि हान ने ट्रेनिंग के जरिए लो रैंक की तलवारबाजी और शील्ड यूज करने की स्किल सीख ली थी। उसने जेना को बताया कि मास्टर यहां आ चुके हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। फिर नोटिफिकेशन पढ़कर हान ने जेना को बताया कि मास्टर नए हीरोज को समन कर रहे हैं। हर पार्टी की मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लोग, इसीलिए मास्टर शायद 3 और बंदों को समन करेंगे। तभी मास्टर ने 3 1 स्टार हीरोज समन कर लिए। वो तीनों ही अचानक खुद को किसी अनजान जगह पर पाकर काफी कंफ्यूज्ड लग रहे थे। जेना ने उनसे कहा कि जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाओ। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं बाद में तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी। तभी आइसेल वहां आ गई और उस स्पेस एंड टाइम के गेट को ओपन करने लगी। हान ने तुरंत ही जेना से हथियार उठा लेने को बोला। वो मन ही मन सोच रहा था कि पिछले बैटल में सब लोग मारे गए, इसीलिए हमारे पास इन्हें देने के लिए और कोई हथियार नहीं है। वहीं नए आए लोगों में से 2 लोग आइसेल से बहस करने में लगे थे। जेना उन्हें आइसेल को छूने से मना करते हुए गेट की ओर ले जाने लगी। ये देख वो बंदा जेना पर भी भड़क गया। हान ने जेना से उन लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करने को कहा। ये सुन जेना भी उन लोगों को आइसेल से बहस करता छोड़ हान के साथ आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद आइसेल ने उन तीनों को ही पीटकर गेट के अंदर भेज दिया। उसके ऐसा करते ही वो गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। आइसेल हंसते हुए उन्हें मजे करने को बोल रही थी। तभी वो सब लोग किसी अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो गए और नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि ये 2nd फ्लोर है। ये देख वो नए आए बंदे काफी हैरान हो गए। वहीं हान जेना से रेडी रहने को बोल रहा था। इस बार उनके सामने बैटल के लिए गॉब्लिन्स के साथ साथ कुछ भेड़िए भी शामिल थे। ये देख वो तीनों ही नए बंदे डर गए और उनके स्टैट्स 30% कम हो गए।
तभी किसी चीज ने हान का ध्यान खींचा। उसके पास खड़ी जेना के भी स्टैट्स डर की वजह से 30% कम हो चुके थे। ये देख हान ने हल्के से उसे धक्का दिया, जिससे वो एकदम से चौंक गई। वो भड़कते हुए हान पर चिल्लाने लगी, जो कि उससे सामने के 2 गोबलिन से लड़ाई करने के लिए बोल रहा था। हान ने आगे कहा कि उन भेड़ियों को मैं संभाल लूंगा। उसके ऐसा करने से जेना का डर खत्म हो चुका था, लेकिन उसके पीछे खड़े वो तीनों बंदे अभी भी उतने ही डरे हुए थे। तभी उन भेड़ियों ने हान पर हमला कर दिया। हान भी उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड था। उसने अपनी तलवार सीधा सबसे आगे आ रहे भेड़िए के मुंह के आर पार कर दी, लेकिन वो भेड़िया तलवार की लो क्वालिटी की वजह से अभी भी मरा नहीं था। ये देख हान ने अपने हाथ पे और भी ज्यादा जोर लगाया और तलवार से उस भेड़िए पर एक जोरदार स्लैश कर दिया। उसने एक ही झटके में उस भेड़िए को बीच से पूरा काट डाला। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत ही घूमकर पीछे से हमला कर रहे दूसरे भेड़िए को ब्लॉक कर दिया। ये भेड़िया काफी ताकतवर था। हान ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस भेड़िए ने उसके वार को तुरंत ही डॉज कर लिया। लेकिन हान भी बिना वक्त गवाए उस पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने उस भेड़िए को भी एक ही वार में खत्म कर दिया। हान अब लड़ाई करते हुए काफी थक चुका था। उसने पीछे मुड़कर जेना से गॉब्लिन्स के बारे में पूछा। तभी उसे बहुत सारे तीर लगे हुए 2 गॉब्लिन्स दिखाई दिए। जेना अभी भी उन पर तीर से निशाना लगाए जा रही थी। ये देख हान बोलने लगा कि तुमने तो इन्हें हेडजॉग ही बना दिया। फिर उसने हैन के पास जाकर रुकने को बोलते हुए बताया कि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। तभी वो टेलीपोर्ट होकर वापस से बेस कैंप पर पहुंच गए। इस बार भी MVP हान ही बना था। उनका लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो चुका था। वो लोग चुपचाप वापस जाने लगे। तभी वो जगह फिर से कांपने लगी। जेना को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हान ने उसे बताया कि अब हम लोग तीसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। वो अपने पीछे खड़े उन तीनों बंदों को देख थोड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब मास्टर आगे क्या करेगा। तभी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि मास्टर ने लॉग आउट कर लिया है। ये देखकर हान ने चैन की सांस ली। आइसेल भी अंगड़ाई लेते हुए बोलने लगी कि ये काफी थका देने वाला था। हान ने यह देख चिढ़ते हुए कहा कि सारा काम तो हम लोगों ने किया है, तुम कैसे थक गई। फिर उसने अपने पीछे उस दरवाजे को देखते हुए सोचा कि शायद मास्टर हर रोज एक फ्लोर कंप्लीट कर रहा है, टाइम अर्थ पे, और यहां अलग तरीके से फ्लो होता है, इसलिए अगली बार वो यहां के 3 दिन बाद लॉग इन करेगा। फिर उसने अपने स्टैट्स देखते हुए सोचा कि मेरी इंटेलिजेंस में 1 पॉइंट कम हो चुका है, लेकिन स्ट्रेंथ में 2 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। ओवरऑल ग्रोथ रेट 4 की ही है, लेकिन मेरी लेवल बढ़ने की एफिशिएंसी भी काफी बेहतर हो चुकी है। तभी उसने देखा कि वो 2 नए बंदे जेना के साथ मॉन्स्टर्स से लड़ाई करने वाली बात पे बहस कर रहे थे। उसने मन ही मन कहा कि 1 स्टार के हीरोज आम से सिविलियंस होते हैं जिन्हें बैटलफील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो जो 2 स्टार का बंदा काल था, सिर्फ वही एक मर्सनरी था। शायद जितना रैंक ज्यादा हो उतने ही वो बैटल में अच्छे होते हैं। हाई रैंक के हीरोज बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। 3 स्टार से ऊपर के हीरोज लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। क्या उन्हें समन होने के पहले से ही मालूम होता होगा कि वो लोग किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। शाय के एटीट्यूड को देख लगता है कि उसे भी पक्का ये चीज पहले से ही पता थी। तभी जेना उन लोगों से बहस निपटाकर हान के पास आने लगी। उसने हान से पूछा कि इसमें तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। ये सुन हान ने पूछा कि भला मैं उन पे अपना टाइम बर्बाद क्यों ही करूं। जेना ने कहा कि हमें कम से कम उन्हें शांत करके अपने साथ मिलाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। हान ने उन्हें देखते हुए बताया कि वो लोग वैसे भी जल्द ही निपटने वाले हैं। वो लोग शायद बैटल में नहीं मरेंगे, लेकिन अगर वो लोग ऐसे ही रहे तो वो जल्द ही डिसअपियर हो जाएंगे। अगले बैटल में सिर्फ हम दोनों ही लड़ने वाले हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। तभी उनमें से एक बंदे ने हान के पास आते हुए उसे आवाज लगाई। हान ने उस पर एक नजर मारी और फिर उसे इग्नोर कर दिया। ये देख उस बंदे ने गुस्सा होते हुए हान का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल हान ने उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस बंदे से कहा कि जब हम लोग बैटल में अपना खून बहा रहे थे तब तुम चुपचाप पीछे खड़े हुए थे। फिर उसने जेना से कहा कि ये लो, कर दिया तुम्हारा काम, इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हान ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। वो मन ही मन बोल रहा था कि वैसे तो हम इसे वेपन ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन हकीकत में मैं सिर्फ लकड़ी की तलवार घुमा रहा हूं और जेना कुछ तीर चला रही है। नोटिफिकेशन ने इन्फॉर्म किया कि हान की तलवारबाजी की स्किल लेवल 2 तक पहुंच चुकी है। बाकी के तीनों बंदे ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं आए। वो लोग इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। जेना भी ट्रेनिंग सेंटर में ही थी। उसने एक साथ अपने सामने बहुत सारे तीर चला दिए। सामने खड़ा हान भी अपनी शील्ड और तलवार की मदद से उन्हें डिफ्लेक्ट करने लगा, लेकिन फिर भी एक तीर उसकी थाई में लग गया। ये देख जेना चिंतित हो गई, लेकिन हान ने उस तीर को निकालते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने आगे बताया कि इस जगह के रूल्स हमारी दुनिया से अलग हैं। यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। तभी नोटिफिकेशन ने इन्फॉर्म किया कि हान को पेन टॉलरेंस स्किल मिल चुकी है। इसके बाद हान फिर से ट्रेनिंग करने लगा। वो जेना से लगातार तीर चलाए जाने के लिए बोल रहा था। थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि हान की तलवारबाजी और शील्ड चलाने की स्किल्स मर्ज होकर
उसे लो रैंक की सोर्ड एंड शील्ड मैन्यूवर स्किल मिल चुकी है। कुछ वक्त बाद मास्टर ने फिर से गेम में लॉग इन कर लिया। आइसेल ने तुरंत ही उन्हें बाहर आने के लिए आवाज लगाई। जेना भी अब बैटल करने के लिए अच्छे से तैयार हो चुकी थी। वहीं वो नए आए बंदे अभी भी आइसेल से किसी बात पे बहस किए जा रहे थे। आइसेल इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो गुस्से से उन तीनों बंदों को पीटने लगी। हान और जेना भी पास ही खड़े ये सब देख रहे थे। आइसेल ने उन्हें पीटने के बाद चुपचाप गेट में एंटर होने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद वो लोग तीसरे फ्लोर पे खड़े थे। इस बार उनका सामना आर्मर पहने हुए गॉब्लिन से होने वाला था। हान ने जेना को बताया कि हमारे एनिमी के पास पहले से अच्छे हथियार और बेहतर फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बस हमने ट्रेनिंग में जो किया था उसे याद रखना है। इतना बोल वो उन जॉम्बीज पे टूट पड़ा। थोड़ी ही देर में उन्होंने इस फ्लोर को बड़ी आसानी से क्लियर कर लिया। इस बार एमवीपी जेना बनी थी। वो पीछे खड़े उन तीनों बंदों को देख बोलने लगी कि वो लोग अभी भी फाइट करना नहीं चाहते। हान ने बेफिक्र होकर कहा कि वैसे भी मैं उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स शेयर करना नहीं चाहता। अगर वो लोग बैटल में हिस्सा नहीं लेंगे तो उन्हें पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। तभी नोटिफिकेशन ने मास्टर को सजेस्ट किया कि वो चाहे तो हीरोज को दोबारा पहले के फ्लोर्स पे ग्राइंड कर सकता है। इससे डिसोबीडियंट हीरोज की एक्टिविटी बढ़ेगी। मास्टर ने भी यही करना सही समझा। हान ने जेना को बताया कि मास्टर हमें फिर से ग्राइंड करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से पहले फ्लोर पे पहुंच गए। यहाँ वही मॉन्स्टर्स थे जिनसे वो पहली बार लड़े थे। उन्होंने इस फ्लोर को बड़ी आसानी से क्लियर कर लिया। मास्टर फिर से उस स्टेज को रिपीट करने लगा। हान ने सोचा कि लगता है मास्टर हमें आराम नहीं करने देगा। ऐसे ही वो लोग बार बार उन्हीं फ्लोर्स को क्लियर करने लगे। कुछ वक्त बाद वो दोनों ही काफी थक चुके थे। जेना में अब और फाइट करने की एनर्जी नहीं बची थी। मास्टर ने भी उनको वापस से बेस कैंप पे भेजना ही सही समझा। बेस कैंप पे पहुंचकर जेना हान से बोलने लगी कि मैं इन तीनों बंदों से काफी परेशान हो चुकी हूं। हमें इन्हें और कितने वक्त तक संभालना होगा। हान ने उसे बताया कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुन जेना ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी जल्दी सुधरेंगे। हान ने बताया कि मास्टर भी अब इन पर और दया नहीं दिखाएंगे। तभी वो लोग सिंथेसिस हॉल के सामने पहुंच गए। मास्टर ने आखिरकार सिंथेसिस करने का डिसीजन ले ही लिया था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह किस काम के लिए है। हान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि इन बेवकूफों को जब चांस मिला था तब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। भले ही छोटी मोटी चीजें स्क्रीन के बाहर होती हों, लेकिन फिर भी मास्टर को कुछ आइडिया तो रहता ही है। ये चीज बड़ी आसानी से पता लग जाती है कि कौन बैटल में सबसे ज्यादा आगे है, कौन सबसे ज्यादा बैटल में हिस्सा ले रहा है और कौन बिना कुछ किए सिर्फ खड़ा हुआ है। तभी आइसेल ने जेना और उन नए आए बंदों में से एक को सिंथेसिस हॉल के अंदर जाने के लिए बोला। जेना इससे थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन हान ने उसे बताया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीछे से वो बंदा पूछने लगा कि लेकिन मेरे साथ क्या होगा। हान ने उसे बताया कि तुम्हें तुम्हारे अब तक के काम के हिसाब से जज किया जाएगा। ये सुन वो बंदा चिल्लाते हुए बोलने लगा कि मुझे मेरी मर्जी के बिना इस जगह पे जबरदस्ती लाया गया था। हान ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने एटलीस्ट बैटल में हिस्सा लेने का नाटक किया होता तो भी बात कुछ और होती। थोड़ी देर बाद सिंथेसिस हॉल का दरवाजा बंद हो गया। वो बंदा चिल्लाते हुए खुद को बाहर निकालने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगी। थोड़ी ही देर में सिंथेसिस कंप्लीट हो गया और जेना बाहर निकल आई। वो हान से पूछने लगी कि अंदर वो बंदा डिसअपीयर कैसे हो गया। हान ने उसे बताया कि जो भी बंदे यूजलेस होते हैं उन्हें यहां सैक्रिफाइस किया जाता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से अगली बारी किसकी है। तभी आइसेल ने हान और उस टोबी नाम के बंदे को अंदर जाने के लिए बोला। अपना नाम सुन वो बंदा डर गया। हान बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहा था। तभी वो बंदा पागलों की तरह हंसते हुए बोलने लगा कि क्या तुम मुझे वापस अपने घर भेज रहे हो। आखिरकार मुझे घर जाने का मौका मिल ही गया। हान ने भी कहा कि इसके लिए यही सोचना बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद वो बंदा भी हान के साथ सिंथेसिस हो गया। हान अपना लेवल बढ़ने के बाद हॉल से बाहर निकल आया। उसने उस बचे हुए बंदे के पास से गुजरते हुए कहा कि इस बार तुम्हारा लक काम कर गया। जेना इस बात से थोड़ी परेशान थी कि मास्टर को जो भी बंदा यूजलेस लगता हो वो उस हॉल में डिसअपीयर हो जाएगा। हान ने पूछा कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। जेना डरते हुए बोलने लगी कि क्या अगर किसी दिन मैं यूजलेस हो गई तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। हान ने उसे बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर के फ्लोर्स पे पहुंचेंगे वैसे वैसे मॉन्स्टर्स और समन्ड हीरोज और भी ताकतवर होते जाएंगे। हमारा मरना या तो एनिमी के हाथों होगा या फिर हमें सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। अगर तुम सरवाइव करना चाहती हो तो अपने फादर की कही हुई बात को फॉलो करना। तुम्हें सही दोस्त चुनने होंगे, फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। जेना हान के सामने झुकते हुए बोल रही थी कि प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए। हान भी ये देखकर कंफ्यूज हो गया। जेना बोलने लगी कि तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे सही दोस्त चुनने होंगे, इसलिए प्लीज मेरा ख्याल रखना। हान ने उसे बताया कि जब तक तुम मेहनत करती रहोगी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी वहां पर एक और बंदा आकर बोलने लगा कि प्लीज मुझे भी तुम लोगों को ज्वाइन करने दो। इस बंदे का नाम एरन होता है।
वो बोलने लगा कि मैं अपनी पहले की गई गलती के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा ऐसे पीछे खड़े रहकर तुम दोनों को लड़ाई करते देखना काफी कायरता भरा था। मैं अब बदलना चाहता हूँ। ये सुन हान ने पूछा कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। सामने से एरन उससे रिक्वेस्ट करने लगा। ये देख हान ने पास से एक हथियार उठाते हुए पूछा कि क्या तुमने पहले कभी मॉन्स्टर से लड़ाई की है। एरन ने उसे ना में जवाब दिया। तभी हान ने उसे एक स्पीयर पकड़ा दिया। ये देख एरन बोलने लगा कि लेकिन तुम तो फाइट में मुझसे काफी बेहतर हो। हान ने उसे बताया कि सब कुछ डिटर्मिनेशन और सर्वाइव करने की चाह पे डिपेंड करता है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि स्पीयर चलाना सबसे आसान होता है। क्या तुमने कभी कॉम्बैट की 3 रेंजेस के बारे में सुना है। ये सुन पास ही खड़ी जेना ने जवाब दिया कि मीली के लिए सोर्ड, मीडियम रेंज के लिए स्पीयर और लॉन्ग रेंज के लिए तीर। हान ने आगे बताया कि जब किसी पार्टी में तीनों ही बंदे इनएक्सपीरियंस्ड हों तो यही फॉर्मेशन सबसे बेहतर रहती है। अब आगे आओ और मुझसे फाइट करो। फाइट करने की बात सुन एरन चौंक गया। वो पूछने लगा कि लेकिन तुम तो मुझे सिखाने वाले थे ना। तभी हान ने तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हुए पूछा कि जब मैंने अपनी जिंदगी में कभी स्पीयर चलाया ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं। तुम्हें यह खुद से ही सीखना होगा। इस बात की खैर मनाओ कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए कोई पार्टनर तो है। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे पास सिर्फ डमीज ही थे। एरन उसके हमलों से काफी डर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर पूरा जोर लगाकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। हान ने तुरंत ही उसके पेट पे एक लात मारते हुए कहा कि फाइट के बीच में कभी भी अपनी आंखें बंद मत करना। लात पड़ते ही एरन दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर वॉमिट करने लगा। ये देख हान ने बताया कि अगर मेरी जगह मॉन्स्टर होते तो तुम अब तक मर चुके होते। पीछे खड़ी जेना ने पूछा कि क्या उसके पहले दिन पे ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग देना कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। हान ने कहा कि मैं किसी का बर्डन नहीं उठाने वाला। अगर ये कीप अप नहीं कर पाया तो ये पीछे छूट जाएगा। फिर उसने एरन से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली है। एरन ने बताया कि मेरी एक छोटी बहन है। तभी हान ने उसके गले पर अपनी सोर्ड तान दी। उसने एरन से पूछा कि क्या होगा अगर तुम अपने घर वापस ना लौट पाओ। मॉन्स्टर के हाथों मरना बहुत ही पेनफुल होगा, हालांकि सिंथेसिस में मरना उतना भी बुरा नहीं होगा। अगर तुम्हें मरना ही है तो ऐसी बेकार सी कोशिशें करना छोड़ दो। ये सुन एरन की आंखें गुस्से से भर गईं। ये देख हान मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि मुझे तुम्हारी आंखों में यही लुक चाहिए था। तभी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि लेवल 1 की आर्मरी बनाई जा रही है। ये देख हान बोलने लगा कि अब मैं फ्रीली घूम सकता हूं। ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप भी बनाई जा चुकी है। इतना सोच उसने आइसेल को आवाज लगाई। आइसेल तुरंत ही उसके सामने आकर बोलने लगी कि मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। हान ने कहा कि तुम्हारा ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है। ये सुन आइसेल गुस्से से हवा में मुक्के मारने लगी। तभी हान ने उससे पूछा कि हमारे मास्टर वुतेवा को तुमने ही गेम खेलने की टिप्स दी थी, राइट। क्या तुम इंटरनेट चला सकती हो। अगर तुम सिस्टम में इंटरफियर कर पाती हो तो तुम्हारे पास इंटरनेट की एक्सेस भी जरूर होंगी। आइसेल ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि इंटरनेट चलाना तो मेरी हॉबी है। हान ने आगे कहा कि तो इसका मतलब तुम मास्टर को जो टिप्स देती हो वो भी इस गेम की स्ट्रैटेजी फोरम से ही उठाती होंगी। इतना बोल वो उस फोरम की कुछ टिप्स बताने लगा। उसकी बातें सुन आइसेल ने पूछा कि लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। हान ने बताया कि ये पिक मी अप गेम के ऑफिशियल फोरम की काफी पॉपुलर पोस्ट है। इसे लोकी ने पोस्ट किया था। आइसेल पूछने लगी कि क्या तुम लोकी को भी जानते हो। हान ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि आखिर मैं भी एक पिक मी अप गेम का प्लेयर हूं। ये सुन आइसेल इतराते हुए बोलने लगी कि तुम जरूर कोई लो रैंक के प्लेयर रहे होंगे। लोकी को तो मास्टर्स का भी मास्टर कहा जाता है। वो इस गेम का गॉड है। अगर उसके पास 7 स्टार का हीरो होता तो अब तक वो दुनिया में रैंक 1 पर पहुंच चुका होता। उसकी बातें सुन हान ने पूछा कि भला उस लोकी में ऐसी भी क्या खास बात है। आइसेल ने बताया कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता और तुम खुद को पिक मी अप का प्लेयर बोलते हो। क्या तुम्हें पता भी है लोकी कितना ग्रेट है। तभी हान बोलने लगा कि मुझे तुम्हें यह बताने में काफी अफसोस फील हो रहा है। आइसेल भी कंफ्यूज होकर उसकी बात सुनने लगी। तभी हान ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि मैं ही लोकी हूं। यह सुन आइसेल को लगा कि हान कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी हान उसे अपना इन गेम अकाउंट नंबर बताने लगा। उसने आगे कहा कि हैकिंग से प्लेयर्स को बचाने के लिए पिक मी अप गेम का अकाउंट नंबर सिर्फ खुद प्लेयर और सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर्स ही देख सकते हैं। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं तुम्हें अपना गूगल अकाउंट भी बता सकता हूं। उसकी बातें सुन आइसेल अपनी सिस्टम में उसकी बताई हुई बात कंफर्म करने लगी। कुछ देखकर उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। फिर वो अचानक बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हान से उसका ऑटोग्राफ मांगने लगी। वो हंसते हुए बोल रही थी कि अब आखिरकार मैं रग्नालोकी क्लब की वीआईपी मेंबर बन ही जाऊंगी। ये सुन हान ने पूछा कि भला ये रग्नालोकी क्या चीज है। आइसेल ने उसे बताया कि वो लोकी के फैंस का क्लब है। उसमें वीआईपी मेंबर बनने के लिए लोकी का ऑटोग्राफ चाहिए होता है। हान बोलने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कोई फैन क्लब भी होगा।
वहीं आइसेल अब तक लोकी के सामने फालतू की बातें करने के ख्याल से परेशान हो गई। हान ने भी उसे अपना ऑटोग्राफ दे दिया। तभी कुछ याद कर आइसेल पूछने लगी कि अगर तुम यहां हो तो फिर नाइफलहाइम का क्या होगा। हान ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता। हान मन ही मन बोलने लगा कि नाइफलहाइम मेरे अकाउंट के बेस कैंप का नाम है। सिर्फ उस बेस कैंप में ही पूरे 13 फ्लोर्स हैं। उसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वहां की ज्यादातर फैसिलिटीज भी टॉप लेवल की हैं। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर उसका मास्टर ही ऐसी जगह पे कैद हो। आइसेल भी निफलहीम के 20,000 लोगों के बारे में सोचकर पैनिक करने लगी। ये देख हान ने कहा कि अगर तुम इतनी ही अपसेट हो तो मुझे वापस भेज दो। आइसेल ने दुखी होकर बताया कि ये तो मैं नहीं कर सकती। हान को भी पता था कि आइसेल सिर्फ एक मामूली मैनेजर ही है। फिर उसने आइसेल से पूछा कि इस बेस कैंप का मास्टर वुतेवा अर्थ का कोई इंसान ही है, राइट? और बाकी के हीरोज भी कोई एनपीसी नहीं है, राइट? आइसेल ने उसे हाँ में जवाब दिया और बताया कि इन हीरोज की ओरिजिनल दुनिया थोड़ी अलग है, लेकिन वो आखिर में है तो इंसान ही। ये सुन हान ने सोचा कि मास्टर वुतेवा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि हम लोग जिंदा इंसान हैं। वो भी बाकी पिक मी अप प्लेयर्स की तरह सिर्फ गेम को ही एंजॉय कर रहा होगा। हीरोज को एंटरटेनमेंट की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए उन्हें हर तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। इतना सोच उसने आइसेल से पूछा कि तो क्या मैं 100th फ्लोर क्लियर करने के बाद अर्थ पे वापस लौट पाऊंगा। आइसेल ने बताया कि ये तो मुझे भी नहीं पता। हान ने आगे सीरियस होकर पूछा कि मुझे यहां कौन लाया है। आइसेल उससे माफी मांगते हुए बोलने लगी कि ये तो मैं नहीं बता सकती। हान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं टावर क्लाइम करते हुए इस बात का भी पता लगा लूंगा। फिर उसने आइसेल से एक और सवाल पूछा कि तुम्हारे पास मास्टर की कितनी अथॉरिटी है। आइसेल ने जवाब दिया कि मैं टिप बॉक्स के नोटिफिकेशन भेज सकती हूँ, नई फैसिलिटीज ओपन या क्लोज कर सकती हूँ और हीरोज की एक्टिविटी में असिस्ट कर सकती हूँ। हान ने आगे पूछा कि क्या सारे मास्टर के बेस कैंप एक जैसे ही होते हैं। आइसेल ने उसे बताया कि कुछ डिटेल्स अलग होती हैं लेकिन फंडामेंटल चीजें सेम होती हैं। ये सुन हान सोचने लगा कि तो इसका मतलब इस बेस कैंप की ही तरह 100 मिलियन वर्ल्ड्स और भी है। पिक मी अप गेम बनाने वाली कंपनी ने जो क्वांटम एआई से इन्फिनिट नंबर ऑफ हीरोज जनरेट करने की बात कही थी, वो सब झूठ था। जिन हीरोज को सब लोग एआई समझते थे, वो हकीकत में रियल इंसान थे। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी खुद की केयरलेस एक्शंस भी हीरोज के लिए डेथ सेंटेंस के बराबर रही होंगी? इतना सोच उसने आइसेल से कहा कि अगर तुम टावर को क्लाइम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आइसेल भी तुरंत ही खुश होकर हाँ में सिर हिलाने लगी। फिर हमें कुछ वक्त बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। जेना एक जीनियस होती है और उसका ग्रोथ रेट बाकी के 1 स्टार हीरोज से काफी ज्यादा था, लेकिन वहीं एरन की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मारा जाएगा। तभी जेना ने हान को बताया कि मैंने एरन से लड़ाई करते वक्त अपना पूरा जोर भी नहीं लगाया, लेकिन वो फिर भी हार गया। ये सुन हान ने कहा कि हाँ, ज्यादा उछलो मत। जेना ने पूछा कि क्या तुम खुद की नंबर 1 सबॉर्डिनेट से कुछ कहोगे नहीं। तभी आइसेल वहां आकर गुस्से से जेना को बोलने लगी कि हान की नंबर 1 सबॉर्डिनेट मैं हूं। जेना ने भी गुस्से से कहा कि नंबर 1 सबॉर्डिनेट तो मैं ही हूं। तभी हान ने आइसेल को पकड़कर पीछे खींचते हुए पूछा कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है। आइसेल अभी भी चिल्लाते हुए बोल रही थी कि लोकी की नंबर 1 सबॉर्डिनेट तो मैं ही हूं। हान ने जेना से उसकी बातों को इग्नोर करने को बोला। फिर उसने पास ही के वेयरहाउस की ओर जाते हुए आइसेल से उसे ओपन करने को कहा। आइसेल ने भी तुरंत ही उस वेयरहाउस को ओपन कर दिया। हान ने वहां से कुछ मटेरियल्स उठा लिए। इसके बाद उसने उस मटेरियल्स के साथ बाहर निकलकर आइसेल से ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप ओपन करने को बोला। जेना उससे पूछने लगी कि आखिर तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। हान ने बताया कि हम ऐसे ही पुराने हथियारों के साथ नहीं लड़ सकते। उसने मन ही मन कहा कि आइसेल से कुछ बातें करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आधा हीरो और आधा मास्टर हूं, इसलिए मैं ऐसी जगहों पे भी जा सकता हूं जहां सिर्फ मास्टर ही अलाउड होता है। थोड़ी देर बाद आइसेल ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में खड़े हान से पूछ रही थी कि तुम क्या बना रहे हो, क्या तुम लेवेटिन बारियोनाक बना रहे हो। हान ने बताया कि इस जगह पे तो उसे बनाना पॉसिबल नहीं है। तभी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि कुछ मटेरियल्स कम पड़ रहे हैं, इसीलिए इस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। लेकिन फिर भी हान ने उसे क्राफ्ट करना जारी रखा। गेम ने आगे पजल की डिफिकल्टी लेवल चूज करने के लिए पूछा। हान ने तुरंत ही डिफिकल्टी को एक्सट्रीम हेल पर सेट कर दिया। ये देख आइसेल चौंकते हुए बोलने लगी कि लेकिन इससे तो पेनल्टी 3 गुना हो जाएगी। हान ने उसे कहा कि तुम बस देखती जाओ, ये एक मिनी गेम है जो मास्टर को खेलनी होती है। ज्यादातर मास्टर्स इसे नहीं खेलते, लेकिन इससे अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तभी उस मिनी गेम का टाइमर स्टार्ट हो गया और अब हान के पास उसे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 ही मिनट्स थे। लेकिन हान अभी भी एकदम शांत था। पास ही खड़ी आइसेल भी उसकी स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो चुकी थी। हान तेजी से उस पजल को सॉल्व किए जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसने पजल कंप्लीट कर ली और उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक C ग्रेड की सोर्ड मिली। आइसेल उस सोर्ड को देखकर काफी इंप्रेस थी।
इसके बाद हान ने कुछ बार और पजल्स कंप्लीट की और इसके बदले में उसे नए शील्ड, स्पीयर और तीर कमान मिले। फिर वो थकते हुए अंगड़ाई लेने लगा। ये देख आइसिल ने पूछा कि क्या तुम और कुछ नहीं बनाओगे? हान ने बताया कि ऐसा करने से मास्टर ये सब नोटिस कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मास्टर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद सीन किसी घने जंगल में शिफ्ट होता है। जेना ने तुरंत ही निशाना लगाकर एक तीर चला दिया, जो कि सीधा उसके आगे भाग रहे मॉन्स्टर के सिर में जा लगा। वो लोग अभी चौथे फ्लोर पर होते हैं। जेना को इस नए कमान की इलास्टिसिटी काफी पसंद आ रही थी। उसने पूछा कि क्या होगा अगर किसी नए समन हुए हीरो ने इसे चुरा लिया तो? हान ने उसे बताया कि अगर तुम उस वेपन के एक्सक्लूसिव फीचर को यूज करो तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसने जेना से आसमान में उड़ रही हार्पीज मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए बोला और एरन से जेना को प्रोटेक्ट करने को कहा। तभी वो हार्पीज तेजी से उड़ते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देख एरन ने भी जैसे तैसे अपना स्पीयर घुमाना शुरू कर दिया। हान ने देखा कि एरन के स्टैट्स डर की वजह से 30% कम हो चुके हैं। तभी एरन के पीछे कोई आ गया। जेना ने एरन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि खुद को थोड़ा संभालो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम मारे जाओगे। वहीं बेचारा एरन अपनी नाक से बह रहे खून को देखने लगा। तभी हान ने सामने से आ रहे मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ते हुए उन्हें बैटल पे कंसंट्रेट करने के लिए बोला। इसके बाद वो तीनों ही अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने स्टेज को भी क्लियर कर लिया और इस बार MVP हान बना था। लड़ाई के बाद एरन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। बेस पे वापस पहुंचकर वो हान से बोलने लगा कि मैं इस बार ज्यादा मदद नहीं कर पाया, अब मेरा क्या होगा? तभी हान ने नोटिफिकेशन पढ़ते हुए उसे बताया कि मास्टर ने तुम्हें अपने फेवरेट हीरोज में ऐड कर लिया है। ये सुनकर एरन खुशी के मारे चिल्लाने लगा। जेना ने भी ये देख हान से कहा कि लगता है तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हान उसकी सबॉर्डिनेट वाली बात पर हंस दिया। फिर वो वहां से वेपन स्टोरेज में जाने लगा। वो मन ही मन बोल रहा था कि नाइफलहाइम की सिरिस ही मेरी नंबर 1 सबॉर्डिनेट है। मेरे अकाउंट की पार्टी नंबर 1 में टोटल 5 मेंबर्स हैं। वो सब लेवल 99 के 6 स्टार हीरोज हैं और उनके पास 5 कोर से बनाई गई आइटम्स हैं। शायद कभी टावर में मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है। अब चूंकि मैं इस वर्ल्ड में फंस चुका हूं तो मेरा अकाउंट आइडल ही पड़ा होगा। ऐसे में सब मास्टर सिरिस निफलहाइम को संभाल लेगी। उसका साथ देने के लिए योलनेट भी वहां पर मौजूद है। वो दोनों ही इतनी स्मार्ट और समझदार है कि ये यकीन कर पाना मुश्किल होता था कि वो AI है। हालांकि अब मैं पक्के तौर पे जानता हूं कि वो वाकई में AI नहीं थे। तभी सीन हान के अकाउंट के बेस कैंप यानी कि नेफलहाइम पे शिफ्ट होता है। एक लड़की अपने सामने खड़ी दूसरी लड़की को सिरिस बुलाते हुए पूछ रही थी कि क्या तुम वाकई में जाने का प्लान बना रही हो? सामने से सिरिस ने उसे योलनेट बुलाते हुए बताया कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। योलनेट ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ। सिरिस ने भी वहां से जाते हुए कहा कि मैं भी मास्टर का पता लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ। इसके बाद सीन फिर से उसी बेस कैंप पे शिफ्ट होता है। अब यहाँ की डॉर्मेट्री दूसरे लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिससे हीरोज के स्लॉट भी इंक्रीज हो चुके थे। इसके साथ ही एक्सेसरी बिल्डिंग और रेस्टोरेंट जैसे नए प्लेसेस भी ओपन हो चुके थे। ट्रेनिंग ग्राउंड का लेवल बढ़ने से अब ट्रेनिंग की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो चुकी थी। वहीं ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप, वुडवर्किंग शॉप और प्रोसेसिंग शॉप तीनों ही कंबाइन होकर एक इक्विपमेंट फैक्ट्री बन चुकी थी। इस जगह का टाउन स्क्वायर भी अपग्रेड होकर लेवल 2 का हो चुका था। जेना ये सब देखकर काफी हैरान थी। एरन ने भी ये देख पूछा कि क्या हमारे मास्टर कोई मैजिशियन है? हान बोलने लगा कि आखिरकार मास्टर ने गेम पे पैसे लगाने शुरू कर ही दिए। वैसे उसका ऐसा करना जायज है क्योंकि ये गेम है ही इतनी इंटरेस्टिंग। मास्टर वुतेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें ये सब किसी कंप्यूटर कोड से बढ़कर रियल ह्यूमंस की तरह फील होता होगा। वैसे भी हम रियल ह्यूमंस तो हैं ही। हान ने असल से कहा कि ये वुतेवा फिक्स टाइम पर ही लॉग इन करता है। शायद उसकी कोई फुल टाइम जॉब होगी। वो कभी कभार स्ट्रैटेजी गाइड्स भी पढ़ लेता है और गेम पे पैसे खर्चना भी अफोर्ड कर सकता है। आइसल भी काफी खुश होते हुए बोलने लगी कि ये किसी गरीब स्टूडेंट जैसा मास्टर होने से तो बेहतर ही है। इस मास्टर ने तो पूरे 65,000 वॉन का नया पैकेज भी खरीदा है। हान भी मन ही मन बोलने लगा कि दूसरे मोबाइल गेम्स की तरह पिक मी अप में मिशंस क्लियर करने पे या इवेंट्स ज्वाइन करने पे जेम्स नहीं मिलते। तभी नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया कि मास्टर 10 नए समन करने जा रहे हैं। एरन भी ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया। हान ने बताया कि अब हमें कुछ नए मेहमान मिलने वाले हैं। वो सोचने लगा कि समन 2 तरह के होते हैं, गोल्ड से किया गया नॉर्मल समन और जेम्स से किया गया हाई रैंक समन। इसमें ऑब्वियसली जेम्स वाले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तभी वहां पर 10 लोग समन हो गए जो कि काफी कंफ्यूज लग रहे थे। हान इरिटेट होकर उनकी बातें सुनने लगा। फिर उसने तुरंत ही उस बंदे के गले पे तलवार तान दी। वो बंदा ये देख डरते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम लोग कौन हो? हान ने उसे चुप रहने को बोलते हुए बताया कि मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूं। जब तुम लोग खुद को प्रूव कर दो कि तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा।
तभी वहां पर आइसेल आ गई और एक तरफ इशारा करते हुए बोलने लगी कि तुम में से जो भी कारपेंटर्स हो वो उस जगह खड़ा हो जाए। बाकी तुम में से कौन कौन ब्लैकस्मिथ, टैनर या कुक है। ये सुन वहां खड़े लोग पूछने लगे कि आखिर यहां चल क्या रहा है। आइसेल ने गुस्से से चिल्लाते हुए उन्हें चुप होने को बोला। जना भी ये देख परेशान होते हुए हान से पूछने लगी कि आइसेल ये क्या कर रही है। हान ने उसे बताया कि इस जगह पे काफी सारी फैसिलिटीज हैं, इसलिए वो सबको उनके रोल्स के हिसाब से अलग कर रही है। अगर जो लोग पहले मारे गए वो इस वक्त समन हुए होते तो उन्हें कोई लड़ाई ना करनी पड़े वैसा रोल भी मिल सकता था। अब इस बेस कैंप की सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगी। तभी मास्टर वुतेवा एक नई पार्टी बनाने लगा। इसमें उसने उन नए आए बंदों को ऐड किया। ये देख हान ने कहा कि लगता है मास्टर नए आए बंदों को सीधा फर्स्ट फ्लोर पे भेजकर चेक करना चाहते हैं कि कौन कितना यूजफुल है। वहीं आइसेल भी उस नई फॉर्म हुई पार्टी के बंदों को गेट के अंदर जाने के लिए बोल रही थी। थोड़ी ही देर में उसने उन बंदों को गेट के अंदर भेज दिया। उनके अंदर जाते ही तुरंत नोटिफिकेशन ने इन्फॉर्म किया कि एक बंदा मर चुका है। हान ने भी ये बात जना को बताई। जना ने थोड़ा दुखी होकर कहा कि अगर हमने उसे कुछ एक्सप्लेन किया होता तो वो शायद बच सकता था। हान ने उसे बताया कि जो लोग पहला फ्लोर भी क्लियर ना कर पाए उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्टेज क्लियर होते होते 2 बंदे और मर गए। हान बोलने लगा कि चलो कम से कम 2 बंदे तो सरवाइव किए। इसके बाद आइसेल ने बाकी बचे लोगों में से कुछ को आगे आने के लिए कहा। तभी वहां पर एरन आ गया और आइसेल से बोलने लगा कि मैं भी उनके साथ फाइट करना चाहता हूं। आइसेल ने उसे बताया कि अभी तुम्हारी बारी नहीं है, इसीलिए तुम वापस जाकर खड़े हो जाओ। एरन का यह बदला हुआ बिहेवियर देख जेना भी खुश हो गई। हान ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए आइसेल से कहा कि एरन को पार्टी ज्वाइन करने के लिए रेकमेंड करो, उसे अभी एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसकी बात मानते हुए आइसेल ने भी एरन को थर्ड पार्टी में डालने की रिकमेंडेशन मास्टर को भेज दी। फिर हान ने एरन को आवाज लगाते हुए बताया कि दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन उतना भी ज्यादा मत करना जितना मैंने किया था। एरन भी उसकी बात समझ गया। उसके जाने के बाद जेना अंगड़ाई लेते हुए बोलने लगी कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। यहां तो मुझे मास्टर की वजह से सिर्फ आलू ही खाने को मिलते हैं। तभी हान ने ऊपर देखते हुए कहा कि आसमान साफ है, इसका मतलब कि मास्टर हमें एक गॉड की तरह देख रहे हैं। ये सुनकर जना चौंक गई। ये देख हान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि चिंता मत करो, गॉड के पास भी हर किसी को सुनने का टाइम नहीं होता। मास्टर को हमारी बातें नहीं सुनाई देगी। वहीं मास्टर वुतेवा अपनी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहा था कि हान और जेना खाने से काफी नाखुश है। थोड़ी देर बाद एरन और उसके पार्टी मेंबर्स उस स्टेज को क्लियर करके बाहर आ गए। इस बार उनमें से कोई भी नहीं मरा था। हान ने एरन से पूछा कि तुमने कितने गोबलिन्स मारे। एरन ने बताया कि सिर्फ एक। ये सुन हान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तो इसका मतलब तुम मेरी बात समझ गए थे। चलो अब वापस से डॉर्मेटोरी पे चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग डाइनिंग टेबल के सामने पहुंच गए। वो यहाँ की फैसिलिटीज को इंप्रूव हुआ देखकर काफी इंप्रेस्ड थे। वो पूछने लगे कि क्या हमें रेस्टोरेंट की तरह फैंसी खाना मिलेगा। जेना स्टेक खाने का बोलकर खुश होते हुए उछलने लगी। एरन ने भी हान से कहा कि मेरे लिए चिकन ही काफी होगा। तभी किसी ने उनके सामने काफी खराब तरीके से पकाए गए आलू लाकर रख दिए। उसे बनाने वाला बंदा डरते हुए बोलने लगा कि किचन में मसाले तो काफी थे, लेकिन इंग्रेडिएंट सिर्फ यही थे। हान ने उस बंदे को तिरछी नजरों से देखते हुए सोचा कि इस बंदे ने कुक बनने के लिए खुद को वॉलंटियर किया था, लेकिन इसके पास कोई भी कुकिंग स्किल्स नहीं है। क्या किसी और के पास ये स्किल होगी? इतना सोच उसने अपने सामने बैठी क्लोई नाम की लड़की को आवाज लगाई। उसने उससे कहा कि अब से कुकिंग की जिम्मेदारी तुम पर है। क्लोई ये सुन सोच में पड़ गई। ये देख वो पहले वाला बंदा डेस्परेट होकर हान से बोलने लगा कि अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और बना के भी ला सकता हूं। हान ने उससे कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत करना। थोड़ी देर बाद उनके सामने काफी सारे आलू से बने हुए पकवान रख दिए गए। जेना उसे खाते हुए बोलने लगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आलू के भी इतने सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। तभी हान ने अपना खाना खाते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब जो बातें तुम्हें बताने वाला हूं उसे आगे आने वाले नए बंदों को भी समझा देना। इतना बोल उसने उन लोगों को कुछ चीजें छोड़कर सारी बातें बता दी। ये सुन वो बंदे पूछने लगे कि क्या ये वाकई में सच है। जेना ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैंने भी यहां आने से पहले अपनी जिंदगी में कभी भी फाइट नहीं की थी। हर कोई इससे सीख सकता है। फिर क्लॉय के साथ बैठे हुए बंदे ने पूछा कि क्या यहाँ का सारा काम हम दोनों को करना होगा। हान ने उसे इनोक बुलाते हुए कहा कि तुम कारपेंटर हो और क्लॉय कुक है, तुम हमें दूसरे कामों में मदद कर सकते हो। तभी वो पहले वाला बंदा बोलने लगा कि मैं भी कारपेंट्री कर सकता हूँ। ये सुन हान ने कहा कि अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो सबसे पहले तुम्हें ही सिंथेसिस किया जाएगा। फिर वो बाकी सब लोगों से बोलने लगा कि ये बात सच है कि लड़ाई ना करने वाले स्पेशलिस्ट लोगों के सर्वाइव करने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आराम से रह सकते हो। इस काम में स्पॉट्स काफी कम होते हैं, और अगर अगले समन में कोई तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड बंदा आ गया तो तुम्हें भी आखिर में बाहर जाकर लड़ाई ही करनी पड़ेगी।
ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े हान ने पूछा कि क्या सिर्फ तुम 3 बंदे ही आए हो? इन 3 बंदों का नाम होता है जिड, हानसेन और डीका। जना बोलने लगी कि लगता है बाकी के बंदे यहां से भागने का रास्ता ढूंढने गए हैं। हान भी फाइट करने के लिए एरन के अलावा दूसरे बंदे पाकर खुश था। इसके बाद हान लड़ाई के दौरान उन तीनों को बहुत ही बुरे तरीके से हराने लगा। वो मन ही मन बोल रहा था कि हमारे स्टैट्स में कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ये किसी जवान आदमी और बच्चे के बीच की लड़ाई के बराबर है। अगर ये अर्थ होती तो मैं इतना जल्दी स्ट्रांग कभी भी नहीं हो सकता था। जेना भी तीरंदाजी में पहले से ही 5वें स्तर तक पहुंच गई है। उसकी नाइफ चलाने की स्किल भी दूसरे स्तर पर है। एरन स्पीयर चलाने में दूसरे स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे पहले आ जाता है और सबसे आखिर में वापस जाता है, लेकिन फिर भी वो स्किल्स पाने में एफिशिएंट नहीं है। ये 3 नए लड़के भी तलवारबाजी में लेवल 1 पर पहुंच गए हैं। वो तीनों ही सेम एज के होने की वजह से काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। चलो, ये तो अच्छा है कि कम से कम ये लोग बाकियों की तरह आलस नहीं दिखा रहे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मास्टर ने फिर से 10 हीरो को समन किया। इस बार उन्हें समझाने का काम मेरी जगह एरन और उन 3 लड़कों ने किया। फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते वक्त भी उनमें से सिर्फ एक ही बंदा मरा। जना ने वहां का माहौल देख मुस्कुराते हुए कहा कि इस जगह पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हान ने उसे बताया कि अभी तो फ्यूचर में ये भीड़ और भी बढ़ेगी। तभी जना हान से पूछने लगी कि लेकिन मास्टर ने अब तक हमें 5th फ्लोर पर क्यों नहीं भेजा? हमें 4th फ्लोर क्लियर किए हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। हान ने उसे बताया कि अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि हमारी पार्टी में और कौन जुड़ेगा। फिर वो मन ही मन बोलने लगा कि मास्टर का हमें 5वें फ्लोर पे ना भेजना जायज है, क्योंकि वो फ्लोर अलग ही लेवल पर होगा। डिफिकल्टी का लेवल हर 5वें फ्लोर पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसे एक हिसाब से बॉस स्टेज भी कह सकते हैं। यहां तक कि मैं भी वहां से जिंदा बाहर आने की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मैंने ये बात जना को नहीं बताई कि कैसे इतनी ट्रेनिंग के बाद भी हम में से काफी सारे लोग मारे जाएंगे। मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि आगे ये कितना भयानक होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से 4th फ्लोर दिखाया जाता है। हान यहाँ अपनी पार्टी 1 के साथ ट्रेनिंग करने आया हुआ था। सबसे आगे खड़े जेड और हानसेन हान से पूछने लगे कि क्या हमारे लिए कोई एडवाइस है। हान ने उन्हें बताया कि तुम दोनों इस पार्टी की शील्ड हो, इसीलिए अटैक करने के लिए ज्यादा आगे मत जाना। उसके लिए हमारे पास तुम्हारे पीछे एक स्पीयर और एक तीर कमान है। तभी जेड और हानसेन उन मॉन्स्टर्स से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ही उन पर हमला कर रहे उन मॉन्स्टर्स को अपनी शील्ड से ब्लॉक कर दिया। हान ने उन्हें देख कहा कि कमजोर लोगों का भी लड़ाई करने का अपना तरीका होता है और उस तरीके को फॉर्मेशन कहा जाता है। अलग अलग लड़ाई करने की जगह एक टीम की तरह काम करने पे फोकस करो। तभी जेड के पीछे खड़े एरन ने उस पर हमला कर रहे मॉन्स्टर को स्पीयर मारकर खत्म कर दिया। हान उन्हें देख सोच रहा था कि मुझे इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेज को तो मैं अकेला ही क्लियर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने इनके साथ पार्टिसिपेट किया तो ये लोग फॉर्मेशन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वो स्टेज क्लियर कर दिया। इससे जेड और हानसेन का भी लेवल बढ़ चुका था और जेना MVP बनी थी। हान उन लोगों को देखते हुए सोचने लगा कि मुझे नहीं पता कि हमें 5th फ्लोर पे कैसा मिशन मिलेगा। पॉसिबल मिशंस में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं खुद के दम पर क्लियर नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर में वो लोग वापस से बेस कैंप पहुंच गए। वो तीनों ही नए लड़के साथ में काफी खुश दिख रहे थे। जेना भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद हान मन ही मन बोलने लगा कि मास्टर वुतेवा ने गेम में काफी फ्रीक्वेंटली लॉग इन करना शुरू कर दिया था। हमें दूसरी बार के समन में एक ब्लैकस्मिथ और एक चमड़े का काम करने वाला बंदा भी मिल गया, इसलिए हमने इक्विपमेंट फैक्ट्री चलाना भी शुरू कर दिया। वहां पर ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर और चमड़े का काम करने वाला बंदा साथ में मिलकर इक्विपमेंट बनाते हैं। वो ज्यादातर तो E रैंक की सोर्ड्स और शील्ड्स ही बनाते हैं। उन हथियारों को हम नए आए हीरोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे उनके सर्वाइव करने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर हमारी मेन पार्टी को थोड़े ज्यादा फैंसी इक्विपमेंट दिए गए थे। इसी बीच जो 3 लोग खुद को यूजफुल साबित नहीं कर पाए, उन्हें सिंथेसिस कर दिया गया था। वो कभी भी ट्रेनिंग करने नहीं आते थे और पूरा दिन इस जगह से भागने के रास्ते ही ढूंढते रहते थे। उनमें वो झूठ बोलकर कुक बना हुआ बंदा भी शामिल था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। जिड अपने इक्विपमेंट रेडी करते हुए पूछ रहा था कि क्या अभी भी हम लोग 4थी मंजिल पर ही जाने वाले हैं? मैं अब अगला फ्लोर ट्राई करना चाहता हूं। हान ने आइसेल से पूछा कि अब हम 5वें फ्लोर पे जाने वाले हैं, राइट? आइसेल ने कहा कि हाँ, प्रॉबेबली ऐसा ही होगा। फिर हान ने स्पेस एंड टाइम के गेट की ओर बढ़ते हुए अपने साथियों को बताया कि इस बार चीजें थोड़ी अलग होंगी। तुम लोग रिलैक्स रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। उसके पार्टी मेंबर्स भी उसकी बात समझ गए। तभी वो लोग उस गेट में एंटर हो गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खंडहर सी जगह दिखाई जाती है। यहाँ पे काफी सारे टूटे हुए घर थे। हान अपने पार्टी मेंबर्स के साथ उसी सिटी में टेलीपोर्ट हो गया। एरन ने इस जगह को देखते हुए हान से कहा कि मुझे यहाँ कोई भी मॉन्स्टर्स दिखाई नहीं दे रहे। हान ने उससे कहा कि चलो सबसे पहले इस सिटी के सेंटर में चलकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं।
सब लोग अपनी फॉर्मेशन में ही रहना। सारे लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया। इसके बाद चलते हुए हान सोचने लगा कि यह सिटी पूरी तरह से खाली पड़ी है। यहाँ पे मॉन्स्टर तो छोड़ो, लेकिन कोई सिविलियन भी नहीं है। ये कोई आम सा सब्जुगेशन मिशन नहीं हो सकता। तभी जिड किसी चीज की ओर इशारा करते हुए डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके सामने किसी इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। एरन हैरान होकर पूछने लगा कि आखिर ये जगह कौन सी है? यहाँ बिल्डिंग्स तो है, लेकिन इंसान नहीं है। जेना ने भी कहा कि यहाँ हर तरफ सूखा हुआ खून लगा हुआ है। ये हमने अब तक जो स्टेजेस क्लियर किए उनसे बिल्कुल अलग है। हान ने उसे बताया कि अब तक हमने जो किया वो सिर्फ एक वार्म अप ही था। फिर उसने पास ही खड़े बेल टावर को देख जेना से पूछा कि क्या तुम इस पर चढ़ सकती हो? जेना तुरंत ही उसकी बात मानते हुए उस टावर पे चढ़कर सिटी को ऑब्जर्व करने लगी। नीचे से हान ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? जेना बोलने लगी कि आई होप मैं जो चीज देख रही हूं वो सच ना हो। एरन ने भी चिल्लाते हुए जेना से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जेना, जो कि अपने सामने का नजारा देखकर खुद की आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी, उसने बताया कि मुझे सिटी के बाहर बहुत सारे गॉब्लिन्स दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इसी तरफ आ रहे हैं। नीचे से हान ने पूछा कि एग्जैक्टली कितने गॉब्लिन्स हैं? जेना ने उन गॉब्लिन्स का झुंड देखकर डरते हुए कहा कि उनकी तादाद हजारों में है। तभी नोटिफिकेशन ने भी अनाउंस किया कि ये एक सर्वाइवल मिशन है और इस मिशन का गोल है पूरे 1846 गॉब्लिन्स को एलिमिनेट करना। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को ये नई मानवा कैसी लग रही है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।